भी संस्था के विकास में उसकी इमारत, उसका विकास, उसकी बुलंदियां सभी को दिखाई देती हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, लेकिन उसके बुनियाद में जो संघर्ष होते हैं, जो सेवा होती है, वो मुश्किल से दिखाई देती है। 50 सालों का सफ़र इसी को पीछे देखने का सफ़र है कि किस प्रकार महाविद्यालय का विकास हुआ है। महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। स्थानीय जनता चाहती थी कि यहाँ शिक्षा का उच्च केंद्र बने। इसी को देखते हुए यहाँ की जागरूक जनता द्वारा उच्च शिक्षा प्रसार सभा समिति का गठन किया गया, जिसमें एक प्रबंध समिति बनी और महाविद्यालय के प्यारेलाल नंदकिशोर गलबलिया जी द्वारा इसके लिए धनराशि उपलब्ध की गई। जब महाविद्यालय छिमवाल छात्रावास में चल रहा था तो वहाँ पर छात्र संख्या अत्यंत न्यून थी। घर से छात्र जाकर के छात्रों को जागरूक करके लाना पड़ता था। ऐसे भी छात्र ने एडमिशन लिया था जिनको इंटर पास किए हुए लगभग 1 दशक बीत चुका था। प्रवेश कराना एक कठिन संघर्ष था और जो बहुत न्यून वेतन पर प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे, उनका वेतन निकालना भी प्रबंध समिति के लिए एक समस्या थी। महाविद्यालय कहाँ खुले, यह इसके लिए कौन सा स्थान चयन किया जाए, यह एक बड़ी समस्या थी। तो माननीय देवीदास सेठ जी जब नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो इस प्रबंध समिति के भी अध्यक्ष थे, तो यह समस्या सुलझ गई। केदार सिंह भोटिया जी को 90 साल लीज पर भोटिया पड़ाव ग्राउंड, जहां आज महाविद्यालय विद्यमान है, यह खाली हो गया। 90 साल लीज खत्म हुई तो महाविद्यालय के भवन के लिए भूमि भी सहज उपलब्ध हो गई। मैं इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक संस्थापक छात्र रहा हूँ। सन 1975 में इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा के दौरान एमपी इंटर कॉलेज की तत्कालीन छात्र संगठन का सदस्य होने के नाते अपने अन्य साथियों के साथ रामनगर में महाविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर हम कॉलेज के गेट के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल में शामिल थे। 15 अगस्त को 1975 को मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया। 16 अगस्त 1975 को इंटरव्यू हुआ और उसके पश्चात सन सितंबर 75 में मुझे नियुक्त किया गया। प्रारंभ में इस कॉलेज में 6 विषय और 72 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ। चूंकि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, 1 साल यह प्राइवेट विद्यालय के रूप में चला और बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी हल्द्वानी एग्जाम देने गए। मैं पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में प्राचार्य के पद पर आई 2012 में, और बड़े हर्ष का विषय था मेरे लिए कि जिस महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया था, उसी महाविद्यालय में मैं प्राचार्य के पद पर सेवा करने के लिए आई। इसी महाविद्यालय से मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। जिस समय हम पढ़ रहे थे, यानी जिस समय स्नातक कक्षाएं शुरू हुई थी, उस समय महाविद्यालय जो है वो एमपी इंटर कॉलेज के छात्रावास में चल रहा था। मात्र 2 कक्ष हमारे पास कक्षाओं के लिए थे और एक प्राचार्य कक्ष और एक हमारे लिपिकीय वर्ग के लिए कक्ष था। उसी में हम सारी पढ़ाई करते थे। उसके पश्चात जब महाविद्यालय को स्नातकोत्तर की मान्यता मिली, तब महाविद्यालय वहाँ से शिफ्ट हुआ और उस समय नॉर्मल स्कूल हुआ करता था, जहाँ आज तहसील है, वहाँ शिफ्ट हुआ। वहाँ पर स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ हुई। स्नातकोत्तर करने वाला हमारा बैच पहला बैच था, यानी हम उस महाविद्यालय में पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। महाविद्यालय जब रामनगर में खुला तो उस वक्त मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था और हमारे समय में आज की तरह व्यावसायिक कोर्स का चलन उतना नहीं था। अन्य छात्रों की तरह मैं भी यही सोचता था कि कम से कम मैं ग्रेजुएशन तो करूँ ही, और इसके अलावा मेरे माता पिता सहित अन्य लोग भी ये चाहते थे कि लड़का कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही जाए। तो इसलिए रामनगर में महाविद्यालय नहीं होने की कमी महसूस होती थी और
हमारे नगर के जो है संभ्रांत और सक्षम लोगों द्वारा नारायण दत्त तिवारी जी से कहकर यहाँ महाविद्यालय की जो है शुरुआत करवाई गई। मेरे द्वारा एमकॉम में 1988 में एमकॉम करने के बाद 89 में मैंने पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और कॉमर्स का मैं पहला ही स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर रहा। शायद मुझे लगता है कि रामनगर महाविद्यालय से पीएचडी करने वाला मैं पहला ही स्टूडेंट रहा हूँगा, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर पीएचडी का स्कोप नहीं था। जो भी पीएचडी करने छात्र जाते थे वो नैनीताल जाते थे, और यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में बीए था, बीए के बाद एमए खुलते खुलते जो है कॉमर्स स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही पहला स्टूडेंट यहाँ का पीएचडी का होऊंगा। लेकिन कॉमर्स में मैं पीएचडी का स्टूडेंट रहा, और इसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई तो काफ़ी लोग अभी तक पीएचडी कर चुके हैं। एक जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है काफ़ी रिच पोजीशन में है आज की डेट में पीएचडी में, और 90% से ऊपर, या मैं कहूँ 100% जितने लोगों ने पीएचडी करी है वो सब कॉलेज में आ चुके हैं और अच्छी अच्छी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई लोग कैंपस में हैं, कई रामनगर महाविद्यालय में हैं, और अन्य महाविद्यालय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में ही। उत्तराखंड उच्च शिक्षा में रामनगर की पीएचडी के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, और 89 से ये जो जर्नी शुरू हुई है और अभी चली रही है। और रामनगर महाविद्यालय में एक मेरा सौभाग्य ये रहा कि रामनगर महाविद्यालय में मेरे अंडर में 3 रिसर्च स्कॉलर भी पीएचडी कर चुके हैं। 1986-87 में जब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीएनजी कहना, मैं जोर से कहना चाहूंगा, प्यारेलाल नंदकिशोर गलबलिये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर के छात्र और छात्रा इकाइयों के एनएसएस कैंपों के फोटोग्राफ्स, उस पीके शर्मा साहब कुल सचिव हमारे उच्च शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश हुआ करते थे, उनको जब डॉक्टर डीके पनेरू मेरे गुरु और डॉक्टर लोहनी इन लोगों ने फोटोग्राफ्स यहाँ के दिखाए तो सचिव साहब इतने प्रभावित हुए। उन्होंने कहा क्या ऐसा संभव है कि बच्चे इस तरह से काम करते हों। तो उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं एनएसएस कैंप दोबारा लगाओ। तो सांवलदेव में दोबारा एनएसएस कैंप लगाया गया, और जिसमें सचिव साहब 3 दिन रामनगर में ही रहे, और तीनों दिनों उन्होंने जो है वो एनएसएस कैंप का आकर के पूरा बड़े उत्साह के साथ उस कैंप में सहभाग किया। 1986 से लेकर के 93 तक का मेरा विद्यार्थी जीवन, और 2009 से लेकर के 2023 तक का मेरा प्राध्यापकीय जीवन इस महाविद्यालय से जुड़ा रहा है। मैं जब ये महाविद्यालय खुला था, इंटर कॉलेजों में ही नहीं, उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में, उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में यहाँ के हिंदी विभाग के कम से कम 40-50 लोग कार्यरत हैं। मात्र हिंदी विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ कॉमर्स खुला तो आज रामनगर में जितने भी सफल व्यवसायी हैं वो यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, जो आज हजारों लोगों को कारोबार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि व्यक्ति ने यहीं पढ़ाई की और उसके बाद उसने अपने उद्यम और अपने साहस से बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी किया, व्यवसाय खड़ा किया और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया। अगर हम पूरी ढूंढ खोज करेंगे तो इस कॉलेज के पढ़े हुए लोग ऐसी बड़ी की पोस्टों में हैं और जिससे हमें गर्व होता है। गृह मंत्रालय में यहाँ के पढ़े हुए लोग हैं, या वैज्ञानिक इस कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं, या प्रशासनिक क्षेत्र में भी इस कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। इस महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए मैं लेखक बना। विज्ञान का विद्यार्थी रहते हुए मैं लेखक बना। मेरा पहला संग्रह 1994-95 में आया, और जब मैं बीएससी करने के बाद फिर हिंदी में मैंने एडमिशन लिया ही था। तो बीएससी का परीक्षा फल आया नहीं था और मैं सोच रहा था कि मैं हिंदी में एडमिशन लूँगा। उस संधि काल में मेरा पहला संग्रह आया। उस संग्रह की भूमिका वाचस्पति जी ने लिखी और उस संग्रह पे मुझे त्रिलोचन जैसे बड़े लेखक की प्रतिक्रिया मिली, राम कुमार कृषक की मिली। यहाँ रहते हुए, इस महाविद्यालय में रहते हुए मैं स्केच आर्टिस्ट बना, और 96 में इसी महाविद्यालय में रहते हुए एक बड़ी पत्रिका है हिंदी की आजकल, उसमें एमएफ हुसैन जैसे पेंटर के साथ मेरे स्केच छपे। और इसी महाविद्यालय में रहते हुए, चूंकि मैं स्केच में भी हाथ आजमाता था और मुझे अच्छा खासा नाम मिल रहा था इसमें, और उस जमाने में मुझे पैसे भी मिल रहे थे। जब मेरे पिता का वेतन 2200-2300 रुपये था
तो स्केचिंग से हिंदी की बड़ी पत्रिकाओं से मुझे 700-800 रुपए के मनी ऑर्डर्स आ जाते थे। और जैसा मैंने कहा कि मैं एम.एफ. हुसैन के साथ तक छपा और सत्यजीत रे की कहानियों के साथ मेरे स्केच हुए, इलस्ट्रेशन हुए। तो बहुमुखी विकास जो एक विद्यार्थी का हो सकता है, उसके लिए इस संस्था से बेहतर संस्था, मैं JNU भी गया हूँ, मैं इलाहाबाद भी गया हूँ, जाहिर सी बात है कि संस्थाएं हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो इससे समृद्ध, इससे ज्यादा अवसर देने वाली, और अवसर कोई देने की चीज नहीं होती कि आपने हाथ में किसी के दिया, वो जो माहौल है, परिवेश है, वो देता है। तो इस महाविद्यालय ने वो अवसर मुझे दिया है, जाहिर सी बात है कि औरों को भी दिया होगा, अवश्य दिया होगा, और भी ना। विद्यालय के अंदर उत्तराखंड आंदोलन की भी एक बड़ी भूमिका रही, जिसमें भागीदार होने का हमें गौरव मिला अन्य अपने बड़े भाइयों के साथ। और मुझे ये भी याद है कि 1994 में जब 27% OBC आरक्षण के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हुआ, तो किस तरह से हमने प्रवेश फॉर्मों के वितरण को रोका पहले दिन। उसके बाद जो कुमाऊं स्तर का पूरा छात्र सम्मेलन था वो भी इसी महाविद्यालय के सभागार में हुआ। और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि 18 सितंबर को जो उत्तराखंड भर के आंदोलनकारियों और छात्र संघों का जो समन्वय करने वाला पूरा सम्मेलन था, जिसमें 2 अक्टूबर की रैली का कॉल दिया गया, 1994 2 अक्टूबर की रैली का, वो भी इसी महाविद्यालय के सभागार में ऐतिहासिक रूप से हुआ था। महाविद्यालय में जब 1995 में मैंने प्रवेश लिया था, तो ये महाविद्यालय उस समय ऐसे हरित महाविद्यालय के रूप में जाना नहीं जा रहा था। और उस समय हमारे तत्कालीन गुरु डॉक्टर DC तिवारी सर ने, जो NSS के कार्यक्रम अधिकारी भी थे, उन्होंने इस कॉलेज को हरित कॉलेज बनाने के लिए एक मुहिम चलाई। और महाविद्यालय में जो आप हरे भरे ये कनेर के फूल देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ये सारे के सारे पेड़ उन्होंने हम लोगों से मेहनत करके उसमें लगवाए। और आज भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ, और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव होता है, अपनापन दिखाई देता है कि जहाँ मैं बैठा रहता था वहाँ मेरे स्टूडेंट हैं। और जैसे मेरे शिक्षकों ने मुझे अपनापन दिया, मैं भी चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट को वो मुझे बिना हिचक मुझसे पूछ सकें, सीख सकें। जितना भी योगदान दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ। इन दीवारों को देखता हूँ, इस डिपार्टमेंट को देखता हूँ, तो मुझे सारा कुछ अपनापन से लगता है। मुझे याद है 98 में जब मैं BCom फाइनल ईयर में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो उस समय फ्लाइंग में हमारी एक मैडम थी इसी महाविद्यालय की, डॉक्टर नीता पांडे मैडम। तो उसी समय उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनके चरित्र को देख करके मुझे लगा कि मुझे भी एक शिक्षक होना चाहिए। उन्हें देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और आज जो कुछ भी हूँ, शायद मैं उस छोटी प्रेरणा से मैं यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। जब मैं महाविद्यालय में पढ़ रही थी तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, और हम हमेशा स्वागत गीत, वंदना और जो भी प्रतियोगिताएं होती थी मैं पार्टिसिपेट करती थी उनमें। डॉक्टर निर्मला जोशी मैम और जो मेरे साथ में मेरे साथी थे, वो लोग, उन लोगों ने भी काफ़ी मुझे मदद की, और हम लोग समूह में प्रतियोगिताएं करते थे। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में ये कहा जाए कि कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा उच्च शिक्षण संस्थान बनाना है, तो वो कैसा हो। मेरी कल्पनाएं जब मैं आंख बंद करके सोचता हूँ तो लगता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक खुला मैदान हो, बगल में नदी बहती हो कलकल करती हुई, खूब हरियाली हो, और उसके बीच एक अच्छा सा कॉलेज बने, एक अच्छा सा उच्च शिक्षण संस्थान बने जो संपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा का उजाला फैलाए। और जब मैं आंख खोलकर देखता हूँ तो मुझे रामनगर के प्यारेलाल नंदकिशोर गलबलिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वो सभी चीज़ें स्वतः दिखाई दे जाती हैं। यहाँ के समय समय पर जो प्राचार्य रहे, उनका एक अतुलनीय सहयोग रहा है, और इसकी वजह से इस परिसर को हरित परिसर बनाने में, यहाँ की शिक्षा को उन्नत शिक्षा बनाने में, यहाँ के बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनाने में, इन सभी चीज़ों में तत्कालीन प्राचार्यों का और तत्कालीन शिक्षकों का बहुत सहयोग रहा है। और आज जब हम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो इन सभी को धन्यवाद देना मेरा फर्ज बनता है, और मैं सभी के प्रति आभारी हूँ कि उनके प्रयासों की वजह से आज ये महाविद्यालय अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आगे भी हम चाहते हैं कि ये महाविद्यालय और आगे बढ़े। अभी
वर्तमान सरकार के प्रयासों से, हमारे महाविद्यालय के साथियों के प्रयासों से बहुत सारे नए भवन यहाँ बनने जा रहे हैं। अभी हमारे पास एक वाणिज्य भवन के रूप में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें कि वाणिज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा। क्लासेस, जो पुरानी क्लासेस की जगह नई क्लासेस में पढ़ पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक परीक्षा केंद्र के रूप में एक भवन हमें मिला है, जिसका कि शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। महाविद्यालय का जो खेल मैदान है उसको मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 2 और प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में, जो कि शायद शीघ्र ही उसकी हमें शायद स्वीकृति मिल जाए। एक है उसमें विज्ञान संकाय का भवन और एक है यहाँ आवासीय भवन, जिसमें प्राध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था रहेगी। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी तो ये महाविद्यालय अपने आप में एक संपूर्ण महाविद्यालय बन जाएगा और आगे आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज का स्थान के रूप में विकसित होगा, एक ऑटोनॉमस कॉलेज बनेगा और संपूर्ण क्षेत्र में जो अभी जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं वो भी हम कर पाएंगे। यहाँ ज़्यादा अच्छी लैब्स की सुविधाएं दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छी रिसर्च की सुविधाएं दे पाएंगे और सभी वर्गों का विकास करने में हम अपने पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। जो स्वर्ण जयंती का ये अवसर है उन सभी प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करने का, जो कि इस महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने में लगे हैं। यहाँ के प्राचार्यगण, यहाँ के प्राध्यापकगण, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, यहाँ के छात्र संघ के नए और पुराने जितने भी पदाधिकारी आज तक रहे हैं, यहाँ के पूर्व छात्र, जो पुरातन छात्र परिषद है, यहाँ के जो छात्र पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, उन सभी के अभिभावकगण जो कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के रूप में हमसे जुड़े हैं, इन सभी के प्रति और जो भी छात्र यहाँ हैं उन सभी के प्रति मैं आभारी हूँ कि आप एक अच्छी संस्था को और भी अच्छी संस्था बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं।